हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आज मैं आप लोगों को अध्याय 1 के 1.17 लेखांकन के प्रकार या शाखाएं पढ़ाने वाला हूं। लेखांकन के प्रकार और शाखाएं के मुख्य 5 बिंदु हैं। इनमें से जो पहला बिंदु है वो है वित्तीय लेखांकन, दूसरा है लागत लेखांकन, तीसरा है प्रबंधकीय लेखांकन, चौथा है कर लेखांकन और पांचवा है सामाजिक दायित्व लेखांकन। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं इस वीडियो में वित्तीय लेखांकन को देखने वाले हैं। तो वित्तीय लेखांकन का मतलब क्या होता है, पहले तो ये जानेंगे कि वित्तीय लेखांकन का मतलब क्या होता है, या कह सकते हो वित्तीय का मतलब क्या होता है। तो वित्तीय का मतलब होता है पैसे से जितना भी हम लेन देन करते हैं वो क्या कहलाएगा, वित्त कहलाएगा ना। मतलब पैसे से संबंधित जितना भी लेन देन करेंगे वो वित्तीय कहलाएगा। अब यहाँ पे लेखांकन शब्द का जिक्र हुआ है, तो लेखांकन का मतलब क्या है कि आप उसको रजिस्टर में लिख के रखते हो, है ना। तो रजिस्टर की हम क्या कहते हैं, लेखा कहते हैं। ये आपको पता चल गया होगा, है ना। हर वीडियो में मैं यहाँ पे आपको बार बार बताते जा रहा हूँ जिससे आप भूलो ना, आपको कंठस्थ तरीके से लेखांकन का मतलब पता चल जाए, है ना। तो जो रजिस्टर है उसी को हम क्या कहेंगे, लेखा कहेंगे। ठीक है, हर एक जानकारी उसमें लिखा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, वित्तीय लेखांकन, है ना। तो वित्तीय लेखांकन जितने भी पैसे से संबंधित लेन देन है उसको हम एक रजिस्टर में लिख के रखते हैं, यही कहलाता है वित्तीय लेखांकन कहलाता है। वित्तीय लेखांकन का काम क्या क्या होता है ये भी हम इस वीडियो में जान लेते हैं। तो एक होता है लेखा करना, मतलब जितनी भी जानकारी है उनको उस रजिस्टर में लिख के रखना, है ना। पैसे संबंधी जितनी भी जानकारी इसको लिख के रखना। इसके बाद वर्गीकरण करना, दूसरा इनका काम होता है वर्गीकरण करना। ठीक है, वर्गीकरण कैसे किया जाता है, आप 2-3 प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, तो आप 2-3 प्रोडक्ट खरीदोगे या बेचोगे, है ना, तो उनको एक ही जानकारी तो नहीं दोगे, अलग अलग बताओगे कि ये प्रोडक्ट है, इतने का सामान है, तो उसको अलग से बताओगे ना कि इसकी कीमत अलग है, इसकी कीमत अलग है। तो ये क्या हो गया, वर्गीकरण करना कहलाता है। इसके बाद परीक्षण सूची बनाना, परीक्षण सूची बनाओगे। किस तरीके से परीक्षण सूची बनाओगे, जो सामान है कौन सा सामान ज़्यादा बिक रहा है, कौन सा सामान कम बिक रहा है, तो ये परीक्षण सूची के अंतर्गत आएगा, है ना। यहाँ पे मैं सामान से लेके आ रहा हूँ, हालांकि ये पूरा का पूरा पैसे से संबंधित रहेगा, समझाने के लिए मैं यहाँ पे सामान का उपयोग कर रहा हूँ, लेकिन हर एक चीज़ किससे रहेगा, पैसे से रहेगा, क्योंकि वित्तीय लेखांकन पढ़ रहे हैं। तो बस आपको समझाने के लिए मैं ये बता रहा हूँ कि किस तरीके से परीक्षण सूची बनाया जाएगा। इसके उसके पश्चात लाभ हानि खाता एवं स्थिति विवरण बनाकर लेखांकन अवधि के लिए लाभ हानि ज्ञात करने का काम वित्तीय लेखांकन का होता है। क्लियर हुआ ये टॉपिक। चलो नेक्स्ट टॉपिक देखो, दूसरा है लागत लेखांकन। लागत लेखांकन क्या होता है, जो वस्तु हम बनाते हैं ना उस वस्तु को बनाने में कितना खर्च आया, यही कहलाता है लागत लेखांकन। क्लियर हुआ, छोटा सा टॉपिक है, एकदम सरल तरीके से मैंने बता दिया आपको, है ना, समझ में आ गया। जो वस्तु हम बनाते हैं और बनाने में जो खर्चा आता है वही क्या कहलाता है, लागत लेखांकन कहलाता है ना। एकदम छोटे से टॉपिक में मैंने इसे बता दिया। अब इसका एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, हो सकता है आपको समझ में ना आए, है ना, इसलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखो, एक कंपनी पे जाते हैं, कार की कंपनी में। कार की कंपनी में कार को बनाने के लिए क्या क्या सामान लगेगा भाई, कांच लगेगा, टीन लगेगा, है ना, लोहा भी लगेगा, साथ ही साथ रबड़ लगेगा उसमें। ठीक है, जितने भी नट बोल्ट है ये सब चीज़ है, सब चीज़ लगेगा ना। तो ये सब सारी चीज़ों को खरीद के लाने के बाद, खरीद के लाएगा तो उसको क्या कर रहा है, लागत है ना, वही तो खरीद के ला रहा है, तो कितने में आया, कितना है, तो वो सब चीज़ है। साथ ही साथ मजदूर भी उसमें काम कर रहे हैं, उनका भी पैसा उसमें इंक्लूड किया जाता है। तो उसको बन के, फैक्ट्री से बन के तैयार होने में कितना खर्चा आया, एक कार को बन के तैयार होने में कितना खर्चा आया, यही कहलाता है, लागत कहलाता है। और लागत लेखांकन, लेखांकन का मतलब आप समझ गए होंगे कि उसको एक रजिस्टर में लिख के रखेगा, तभी ये क्या कहलाएगा, लेखांकन कहलाएगा। तो लागत लेखांकन आपको समझ में आ गया। लागत लेखांकन का काम क्या होता है ये भी इस वीडियो में जान लेते हैं। तो लागत लेखांकन का मुख्य जो काम होता है वो होता है निर्धारण करना, नियंत्रण करना और निर्णय हेतु सूचनाओं का संप्रेषण करने का काम इनका होता है। टॉपिक क्लियर हुआ। नेक्स्ट टॉपिक देखो, अगला है प्रबंधकीय लेखांकन। प्रबंधकीय लेखांकन का मतलब क्या होता है, प्रबंधकीय लेखांकन का मतलब होता है प्रबंधक कहाँ पे होता है, बैंक में, है ना, इंग्लिश में हम उसे मैनेजर कह देते हैं। तो वो काम क्या करता है, काम करता है बैंक को मैनेज करने का। उसके अंदर कर्मचारी भी आते हैं और जितने भी खाता धारक हैं वो सब के सब उस मैनेजर के अंदर ही आएगा, क्योंकि सारा काम कौन देख रहा है, मैनेजर। तो
मैनेजर देख रहा है तो प्रबंध तो कर रहा है ना। अब प्रबंध कर रहा है तो उनके पास हर एक जानकारी, अपने बैंक की हर एक जानकारी मैनेजर के पास रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा। तो जानकारी को किस में लिखेगा, लेखा में, है ना। जो आप रजिस्टर बनाते हो उसी को लेखा कहते हैं, तो रजिस्टर में लिख के रखेगा। तो वो क्या कहलाएगा, प्रबंधकीय लेखांकन कहलाएगा। समझ में आ गया। और इनका काम क्या होता है, जो प्रबंधकीय लेखांकन, जो प्रबंधक होते हैं, जो मैनेजर होते हैं, ठीक है, इनका काम क्या होते हैं, इनका काम होता है योजना बनाने का और नियंत्रण करने में सहायता प्राप्त हो, है ना। तो जो प्रबंधकीय लेखांकन बना मतलब जो प्रबंधकीय लेखांकन है, इनका काम है योजना बनाने में मदद करता है ये, और साथ ही साथ नियंत्रण करने में भी सहायता देता है। क्लियर हुआ प्रबंधकीय लेखांकन। अगला देखो, अगला है कर लेखांकन। कर लेखांकन का मतलब क्या होता है, वह लेखांकन शाखा का कार्य व्यवसाय का कर निर्धारण करता है और लेखांकन के आधार पर आयकर एवं वस्तु एवं सेवा कर की गणना की जाती है। तो कर लेखांकन का मतलब होता है जो टैक्स है ना, कर से संबंधित जितनी भी जानकारी है उसे कर लेखांकन में रखा जाता है। बस इतना ही आपको इसमें समझना है। इसके बाद देखो पांचवा है सामाजिक दायित्व। सामाजिक दायित्व लेखांकन क्या होता है, सामाजिक दायित्व लेखांकन होता है सामाजिक दायित्व लेखांकन विभाग का कार्य व्यवसाय द्वारा समाज को प्रदान की जाने वाली सेवाओं को पहचानना, उनका मापन करना और उनके विषय में सूचना प्रदान करने का होता है। तो यहाँ पे देखो, एक तो यहाँ पे बता दिया है पहचान करने का काम होता है ना। सामाजिक दायित्व का काम क्या होता है, पहचान कर उनका मापन करना और विषय वस्तु के लिए सेवा प्रदान करना होता है, इनका मुख्य कार्य है। तो ये भी टॉपिक क्लियर हुआ। चलो अब देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। अब आते हैं 1.18 आधारभूत लेखांकन शब्द पे आते हैं। तो आधारभूत लेखांकन शब्द के अंदर बहुत सारे बिंदु पॉइंट हैं, 18 बिंदु पॉइंट है। इनमें से पहला देख लेते हैं। तो पहला जो है वो है वैसायिक लेन देन है, वैसायिक लेन देन। तो वैसायिक लेन देन का मतलब क्या होता है, लेन देन का मतलब होता है कि मैं एक जगह से सामान खरीद रहा हूँ और दूसरा क्या कर रहा है, मुझे बेच रहा है ना। मैं सामान खरीद रहा हूँ और दूसरा मुझे बेच रहा है, ये क्या कहलाएगा, लेन देन कहलाएगा। एकदम सिंपल तरीके से अगर समझा जाए तो इसका मतलब यही होता है। लेन देन का मतलब मैं सामान खरीद रहा हूँ और दूसरा मुझे सामान बेच रहा है, तो ये कहलाता है वैसायिक लेन देन कहलाता है। ठीक है। अब वैसायिक जो लेन देन होता है ये नगद में भी लिया जाता है, उधार में भी लिया जाता है। नगद लिया जाता है तो पैसा तुरंत दिया जाता है, और उधार में लेते हैं तो पैसे को बाद में दिया जाता है। ठीक है, ये क्लियर हुआ। इसमें बहुत सारे टॉपिक दिया है, इसको ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। बस इतना समझो कि वैसायिक लेन देन का मतलब होता है कि मैंने सामान खरीदा और उसने सामान मुझे बेचा। हो सकता है मैं बिजनेस करने वाला हूँ तो मैं सामान दूसरे जगह खरीद के अपने पास क्या कर रहा हूँ, रख रहा हूँ ना, खरीद के ला रहा हूँ, अब मैं भी दूसरों को बेच रहा हूँ, तो ऐसा भी हो सकता है। तो लेन देन का मतलब यही होता है। ठीक है, इसमें बहुत सारे टॉपिक दिए, उसको आगे आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस छोटा सा टॉपिक आपको जानना है कि कैसे होता है। ठीक है, देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, पूंजी। पूंजी का मतलब क्या होता है, पूंजी का मतलब होता है जो धन कमाने के उद्देश्य से जो पैसा आप लगाते हो ना, उसी को हम क्या कहते हैं, पूंजी कहते हैं। ठीक है, पूंजी पूंजी कहते हैं। अब ये पूंजी जो है जरूरी नहीं है कि क्या कह सकते हैं, मतलब जरूरी नहीं है कि वो एक ही चीज़ हो, है ना। पूंजी का मतलब ये हो सकता है कि आपके पास जो ज़मीन है वो भी तो पूंजी ही है। धन कमाने के लिए आप किसी सामान को खरीदते हो तो उसमें जो पैसा लगाते हो वो भी पूंजी कहलाता है। साथ ही साथ आप खेत खरीदते हो, ज़मीन खरीदते हो, वो भी तो पूंजी ही है। तो पूंजी का मतलब आप अब आपको समझ में आ गया पूंजी क्या होता है। चलो एक बार पढ़ लेते हैं, इसके बाद ये क्लियर हो जाएगा ना। व्यापारी द्वारा व्यापार में धन कमाने के उद्देश्य से लगाया गया नगद धन, माल या संपत्ति को क्या कहते हैं, पूंजी कहते हैं। देख लो यहाँ पे है ना, पूंजी का अर्थ समझ में आया। आगे और दिया है लेकिन यही शब्द दोहरा के कहा है, तो इसलिए इसे आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही जानो इसमें। ठीक है, इसके बाद देखो नीचे में क्या है, लेखांकन की दृष्टि से व्यापार एवं व्यापारी दोनों का अस्तित्व पृथक होता है। यही कारण है कि व्यापारी व्यापार का एक मिनट, यहाँ पे क्या लिखा है, प्रथम लेनदार बन जाता है। व्यापार की कुल संपत्ति के योग से बाहरी दायित्व के योग को घटा देने के बाद शेष संपत्ति का योग ही पूंजी है। इसलिए पूंजी को व्यापार या शुद्ध मूल्य या शुद्ध संपत्ति भी कहा जाता है।
तो ये है पूंजी, है ना। पूंजी के दो भाग हैं, इनको भी देख लेते हैं। एक कहलाता है स्थिर पूंजी और एक कहलाता है कार्यशील पूंजी। तो स्थिर पूंजी के अंदर क्या, पूंजी के अंदर क्या आएगा, तो इसको ऐसे ही मैं बता देता हूँ। स्थिर पूंजी का मतलब, स्थिर पूंजी के अंदर आएगा जो आप ज़मीन खरीदते हो, खेत खरीदते हो, ये स्थिर पूंजी, क्योंकि ये आप हमेशा के लिए रखना चाहते हो ना। खेत बहुत लंबे समय के लिए रहता है, ज़मीन बहुत लंबे समय के लिए आपके पास रहता है, तो ये कहलाता है स्थिर पूंजी। अब ये कार्यशील पूंजी क्या है? कार्यशील पूंजी है जो आप बिजनेस कर रहे हैं उसमें जो पैसा लगाते हो वो कार्यशील पूंजी है। कैसे? एक छोटे से दुकान पे चलते हैं, किराना स्टोर पे। किराना स्टोर क्या करता है? सामान को खरीदता है और खरीदने के बाद बेचता है। बेचने के बाद जो पैसा उससे निकलता है, फिर से वो सामान खरीदता है और फिर से वो क्या करता है? फिर से बेचता है। मतलब ये कार्यशील पूंजी के अंतर्गत आता है ना, कि सामान को खरीदोगे फिर से बेचोगे, मतलब जो आपको प्रॉफिट हो रहा है उसको आप बढ़ाने के लिए फिर सामान खरीदो, फिर उसी पैसे को लगाओगे, फिर खरीदोगे, फिर बेचोगे। तो यही क्या कहलाता है? कार्यशील पूंजी कहलाता है। ठीक है, दोनों टॉपिक क्लियर हुआ पूंजी के। चलो अब तीसरा टॉपिक पे आते हैं, आहरण। आहरण क्या होता है? व्यवसाय के स्वामी द्वारा निजी प्रयोग के लिए व्यवसाय से निकाली गई रकम या वस्तु या व्यवसाय के कोषों से किया गया धन, कोई निजी भुगतान आहरण कहलाता है। एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि ये निजी भुगतान है ना, निजी। तो इसे हम क्या कहेंगे? आहरण कहेंगे। ठीक, समझ में आ गया। निजी प्रयोग मतलब मैं अपने प्रयोग के लिए जो व्यवसाय कर रहे हैं उससे मैं अपने लिए अलग से पैसा निकाल रहा हूँ, तो ये कहलाएगा आहरण कहलाएगा। इसके बाद अगला जो टॉपिक है देखो, दायित्व। दायित्व क्या होता है? व्यापार में व्यापारी अन्य पक्षों से भी सहयोग लेता है। इनके सहयोग के बिना व्यापार संभव नहीं है। अतः व्यापारी को छोड़कर व्यापार में जिन अन्य पक्षों को धन राशि चुकानी होती है उस कुल राशि को व्यापार का दायित्व या देयधन कहा जाता है। ठीक है, जो दूसरे पक्ष है उनको जो धन राशि चुकाना होता है वो क्या होता है? उनका दायित्व होता है कि भाई उनको चुकाना है। उधारी कर्जा लिया है, कर्जा लिया है तो आपको देना ही, तो ये दायित्व के अंतर्गत आता है। अब इसके भी कुछ पहलू दिए हुए हैं ना, कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, जिनमें से पहला है स्थायी दायित्व। एकदम मतलब करना ही करना है, मतलब दीर्घकालीन अवधि के लिए। अगर मैं कर्जा लेता हूँ, समझो कर्ज के रूप में देखते हैं, मैं कर्जा लेता हूँ तो कर्जा मैं लंबे समय के ले रहा हूँ, 10 साल 15 साल के लिए। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? स्थायी दायित्व है ना, लंबे टाइम के लिए, मतलब लंबा टाइम है, मतलब स्थायी रूप से है ये। ठीक है, तो ये हो गया स्थायी दायित्व। दूसरा है चालू दायित्व। देखो ये जो स्थायी दायित्व है, दीर्घकालीन कर्जा में लिया हूँ, लेकिन ये दीर्घकालीन कर्जा क्या, स्थायी दायित्व दीर्घकालीन कर्जा नहीं आएगा ना। स्थायी दायित्व मतलब मैं सामान खरीद रहा हूँ और मैं 1 साल बाद पटा रहा हूँ, ये समझो। ठीक है, पहला स्थायी दायित्व है, इसको समझ लो क्लियर रूप से। स्थायी दायित्व का मतलब होता है कि मैंने सामान खरीदा, ठीक है, और सामान को खरीद के मैं बहुत लंबे टाइम बाद उसे पेमेंट करने वाला हूँ, 1 साल बाद। ठीक है, उसके साथ जो हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट बना है ना, समझो वो 1 साल का है, तो 1 साल के बाद मैं उनको, मतलब 1 साल में ही पेमेंट करना है मुझे, तो ये कहलाता है दीर्घ अवधि, है ना। दीर्घ अवधि मतलब स्थायी दायित्व। समझ में आ गया? लंबे टाइम के लिए और एक साथ पैसा पटाना है। इसके बाद देखो चालू दायित्व। चालू दायित्व क्या होता है? आप बैंक से कर्जा लेते हो, तो आप 1 साल के लिए, लेकिन थोड़ा 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 करके आप हर महीने पैसे को जमा करते हो, ये कहलाता है चालू दायित्व कहलाता है। इसके बाद है तीसरा है संयोगिक दायित्व। संयोगिक दायित्व क्या है? जिसमें दोनों आ जाते हैं ना, ऐसे दायित्व जो भविष्य में उत्पन्न हो सकते हैं उन्हें संभाव्य या संयोजित या आकस्मिक दायित्व कहते हैं। जैसे कि बुनाए गए विपत्रों पर दायित्व न्यायालय के लंबित प्रकरण क्षतिपूर्ति दावे आते हैं। जैसे आप फसल लगा देते हो, तो फसल लगाते हो तो भाई फसल बर्बाद हो जाता है, तो क्षतिपूर्ति दायित्व होता है ना, तो ये संयोजित दायित्व के अंतर्गत आता है। इसके बाद पांचवा देखो, संपत्ति। संपत्ति क्या होता है? व्यापार की ऐसी वस्तु जो व्यापार संचालन में सहयोग प्रदान करती तथा जिन पर व्यापार का स्वामित्व होता है, व्यापार की संपत्ति कही जाती है। संपत्ति में उन धनराशि को भी शामिल किया जाता है जिन्हें अन्य पक्ष से लेना होता है, तो ये कहलाता है संपत्ति कहलाता है। इसके बाद संपत्ति के प्रकार भी बताया गया है। पहला है गैर चालू संपत्ति और दूसरा है चालू संपत्ति। जिसमें गैर चालू संपत्ति, इसके अंदर भी बिंदु पॉइंट दिए हुए हैं ना, तो पहले गैर चालू संपत्ति समझ लेते हैं। क्या होता है? गैर चालू संपत्ति से आशय उन संपत्तियों से है जो व्यवसाय में दीर्घ काल तक रखी जाने वाली होती है और पुनः विक्रय के लिए नहीं होती है। जैसे कि आप भूमि रखते हो ना, यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हो, भूमि है, भवन है, मशीन है, उपकरण है, ये लंबे टाइम के लिए रखते हो।
ठीक है, इसे बेचते नहीं हो, लंबे टाइम के लिए रखते हो, तो ये विक्रय के लिए नहीं होता है, क्योंकि आप अपने ज़मीन को बेचना नहीं चाहोगे। बहुत सारी चीज़ें जिसे आप खरीदते हो लेकिन बेचना नहीं चाहते क्योंकि उनका उपयोग आप कर रहे हो, तो ये कहलाता है गैर चालू संपत्ति। अब गैर चालू संपत्ति जो है इसके अंदर भी दो बिंदु पॉइंट है, एक है मूर्त संपत्ति, एक है अमूर्त संपत्ति। पहले मूर्त संपत्ति समझ लेते हैं। मूर्त संपत्ति वे संपत्ति है जिन्हें देखा या छुआ जा सकता है, अर्थात जिनका अस्तित्व हो, है ना, जिनका अस्तित्व हो, इसे हम मूर्त संपत्ति कहते हैं। जैसे आप जमीन है ना, भवन है, फर्नीचर है, ये सारी चीज़ क्या है, मशीन उशीन जो दिया हुआ है यहाँ पे, ये सब के सब जो है मूर्त संपत्ति। अमूर्त संपत्ति क्या होता है? अमूर्त संपत्ति होता है जिसका अस्तित्व भौतिक रूप से ना हो, है ना। जैसे कि आप सॉफ्टवेयर के बारे में जानते हैं ना, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, पेटेंट्स, ठीक है, ये सब नाम सुनते हो, होता नहीं है, कॉपीराइट, है ना, ये सब नाम सुनते हो, होता नहीं है, तो ये अमूर्त संपत्ति कहलाता है। इसके बाद आते हैं चालू संपत्ति पे। चालू संपत्ति क्या होता है? व्यापार में अस्थायी प्रयोग की वस्तुएं जिनका उपयोग अकाल्पनिक होता है तथा जो परिवर्तित होती रहती है, चालू संपत्ति कही जाती। जैसे प्राप्य बिल, स्टॉक, है ना, देनदार, रोकड़, पूर्वदत्त, व्यय, ये सब के सब चालू संपत्ति के अंतर्गत आता है। अब चालू संपत्ति के अंतर्गत एक बिंदु पॉइंट रखा गया है, एक तरल संपत्ति। क्या होता है तरल संपत्ति? तरल संपत्ति वे चालू संपत्ति हैं जो या तो नगद या रोकड़ के रूप में है या जिन्हें शीघ्र ही नगद में परिवर्तित किया जा सकता है। तरल संपत्ति में स्टॉक एवं पूर्वदत्त व्ययों को शामिल नहीं किया जाता है। चालू संपत्ति स्टॉक और पूर्वदत्त दोनों को जोड़ के बनाया जाता है ना, ये कहलाता है तरल संपत्ति कहलाता है। जैसे रोकड़, बैंक में रोकड़, प्राप्य बिल अकाल्पनिक निवेश है। इसके बाद देखो अगला जो टॉपिक है ये है आगम दिया हुआ है। क्या होता है भाई आगम? आगम होता है व्यापारिक क्रियाओं के प्रतिफल स्वरूप व्यापार को प्राप्त होने वाली धनराशि को हम क्या कहते हैं? आगम कहते हैं ना। आगम का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। व्यापारिक क्रियाओं के प्रतिफल स्वरूप व्यापार को प्राप्त होने वाली धनराशि को क्या कहते हैं? आगम कहते हैं। जो आपको मुनाफा प्राप्त होगा ना, मतलब बेचने में जो मुनाफा सब चीज़ प्राप्त होता है, एक सामान को बेचोगे, आपने खरीदा कम में लेकिन बेच रहे हो, तो वो पूरा का पूरा बेचने में जो पैसा है वो आगम कहलाता है। माल के विक्रय से प्राप्त राशि, सेवा के विक्रय से प्राप्त राशि आदि व्यवसाय के दिन प्रतिदिन की व्यावसायिक क्रियाओं से आगम की उत्पत्ति होती है, अर्थात इसकी आवृत्ति बार बार होती है, कह रहे हैं। इसके बाद आते हैं, आगम के बाद खर्च पे आते हैं। देखो खर्च क्या है, पहले खर्च वाला टॉपिक पढ़ लेते हैं। तो व्यवसाय में लाभ प्राप्त करने के लिए किया गया कोई भी भुगतान खर्च कहा जाता है। जैसे कि संपत्ति, माल अथवा सेवाओं का चुकाया गया मूल्य ही खर्च है। खर्च को दो भागों में बांटा गया है। एक है पूंजीगत खर्च और एक है एक मिनट दो भागों में बांटा गया ना, पूंजीगत और दूसरा है आयगत खर्च, है ना। पूंजीगत खर्च क्या होता है? स्थायी संपत्ति को खरीदने, लाने व उसकी स्थापना में किया गया खर्च पूंजी खर्च कहा जाता है। पूंजीगत खर्च की आवृत्ति बार बार नहीं होती है तथा इन्हें व्यापार की लाभार्जन क्षमता में वृद्धि होती है। जबकि आयगत खर्च क्या होता है? एक लेखा अवधि में किया गया ऐसा खर्च जिससे मिलने वाला लाभ उस अवधि तक ही सीमित होता है, आयगत खर्च कहलाता है। ऐसे व्ययों से व्यवसाय की लाभार्जन शक्ति बढ़ती नहीं है, वरन इन व्ययों से लाभार्जन क्षमता को बनाए रखने में मदद मिलती है। तो ये कहलाता है आयगत खर्च। इसके बाद व्यय। व्यय क्या होता है? आगम हेतु निर्मित की गई वस्तुओं तथा सेवाओं के लिए चुकाई गई धनराशि व्यय कहलाता है। अब व्यय को कैसे निकालोगे? तो देखो कच्चे माल का क्रय, है ना, कच्चे माल को आप खरीदोगे, फिर क्रय और विक्रय पर दिया गया भाड़ा, ठीक है, भाड़ा को भी जोड़ोगे, क्योंकि आप जैसे कंपनी से बन के वो सामान प्रोडक्ट निकला ना, कौन सा जो हमने शुरू में पढ़ा, कौन सा है भाई? शुरू वाला है कार, है ना। अब कार को आगे ले जाओगे तो भाई बेचने के लिए जाओगे तो उसको ले जाने में, जिस गाड़ी में ले जाओगे तो उसमें भाड़ा भी तो लगेगा ना, जहाँ तक जाएगा वहाँ पे, फिर वो अपना मुनाफा भी निकालेगा, फिर उसमें टैक्स वैक्स बहुत सारी चीज़ है, सब इंक्लूड होगा, तो हर चीज़ों को यहाँ पे जोड़ा जाता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, जैसे कच्चे माल का क्रय मूल्य
क्रय विक्रय पर दिया गया भाड़ा, ईंधन, किराया, ब्याज, ये सब चीज़ क्या है उसमें इंक्लूड हो जाता है, ये कहलाता है व्यय कहलाता है। अब आय पे आते हैं। आय आय का मतलब क्या होता है, जो आगम है ना, आगम जो हमने बेचा, समझो जो हमने बेचा सामान को, तो बेचने पे जैसे वो जो कार है उसको हमने 10 लाख में बेच दिया, ठीक है। 10 लाख में बेचने के बाद उसमें जो ब्याज है, ब्याज नहीं क्या कहेंगे, जो लागत है ना, लागत को हम इंक्लूड करेंगे, साथ ही साथ टैक्स को इंक्लूड करेंगे, फिर भाड़ा को इंक्लूड करेंगे, ईंधन, किराया, हर चीज़ इंक्लूड करने के बाद उसको आगम में घटा देंगे, क्योंकि आगम जो है वो बेचने वाले राशि है, बेचने वाले राशि को आगम कहेंगे। जैसे 10 लाख में हमने बेचा, 10 लाख में बेचने के बाद उसमें जो टोटल सब चीज़ जोड़ने के बाद जो व्यय है, टोटल जोड़ने के बाद वो कितना पड़ा, 6 लाख या 7 लाख, तो 4 लाख का मुनाफा हुआ है, तो वो क्या कहलाएगा, आपको आय के अंदर लिया जाएगा। मतलब आगन में घटा देना है आपको, किसको घटा देना है, व्यय को, तब वो क्या बन जाएगा, आय बन जाएगा। क्लियर हुआ, जो आपको मुनाफा हो रहा है उसी को हम क्या कहते हैं, आय कहते हैं। ये इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं। चलो अगला देखो, अब यहाँ पे हानि आ गया है। हानि क्या होता है, लाभ क्या होता है, एकदम सिंपल तरीके से इसे समझ लेते हैं। अगर मैं कोई सामान बेचता हूँ और सामान को मैंने 50 रुपये में ख़रीदा, और 50 रुपये में ख़रीदने के बाद वो सामान बिक ही नहीं रहा है, तो मैं उसके रेट को क्या करूँगा, 40 रुपये कर दूँगा, क्योंकि मुझे फ़ायदा तो नहीं हो रहा है और ना वो सामान बिक रहा है, और एक्सपायर धीरे 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 क्या हो रहा है, एक्सपायर होते जा रहा है। तो 40 रुपये में मैं उसे बेच रहा हूँ, और 40 रुपये में बेच रहा हूँ, तो मुझे वो क्या कर रहा है भाई, घाटा दे रहा है, तो 10 रुपये का घाटा हुआ है ना, तो ये कहलाता है हानि। और लाभ क्या होता है, वही सामान मैंने खरीदा और वो सामान के मार्केटिंग अच्छा, सेलिंग अच्छा है, और मेरे पास कम मात्रा में, और हो सकता है वो सिर्फ मेरे पास ही बस है, बाकी जगह नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, प्रॉफिट कमाने के लिए उसमें 10 रुपये की वृद्धि कर दूंगा, तो ये क्या कहलाता है, लाभ कहलाता है। तो आप लाभ को इस तरीके से समझ सकते हो। इसके बाद क्रय, क्रय का मतलब होता है खरीदना, है ना। कोई सामान है उसको आप खरीद रहे हो, अब खरीद रहे हो तो दो प्रकार होंगे, पहला जो होता है नगद और दूसरा होता है उधारी में। आप नगद भी कोई सामान को खरीद सकते हो और दूसरा जो है आप उधारी में भी कोई सामान को खरीद सकते हो, है ना। आगे देखो, इसके बाद विक्रय। विक्रय का काम क्या होता है, बेचना। जो सामान जो है उसको आप बेच रहे हो, तो इसके भी दो प्रकार है, आप नगद में भी बेच रहे हो और आप उधारी में भी बेच रहे हो, ठीक है। नगद उधारी दो ही इसके पहलू होंगे। चलो अगला देखो, स्टॉक। स्टॉक का मतलब क्या होता है, स्टॉक का मतलब होता है आपके पास कोई सामान है, ठीक है। स्टॉक का मतलब होगा कि जैसे मैं कोई सामान खरीद के लेके आया हूँ और लंबा टाइम हो गया वो बिक नहीं रहा है, तो मैं क्या करूँगा, इसे एक जगह रख दूंगा, चलो भाई ये सामान अभी सेलिंग नहीं हो रहा है, इसको छोड़ देते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, स्टॉक कहलाएगा, है ना। स्टॉक का मतलब आपको समझ में आ गया, वो कहलाएगा स्टॉक कहलाएगा। अब स्टॉक के दो रूप हैं। पहला जो है, एक मिनट कहाँ गया, आगे आ गया क्या, पहला जो है प्रारंभिक स्टॉक और दूसरा है अंतिम स्टॉक। प्रारंभिक और अंतिम, तो प्रारंभिक स्टॉक क्या होता है, अंतिम स्टॉक क्या होता है, इसको पहले हम इस वीडियो में जान लेते हैं। तो चलो पेज पलटते हैं तब पता चलेगा, क्या नहीं यहीं पे है, देखो यहीं पे पढ़ लेते हैं क्या है। वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में स्टॉक को प्रारंभिक स्टॉक मतलब वित्तीय वर्ष, जैसे वित्तीय वर्ष का कितना होता है, ज़्यादातर बैंक का जो देखो वित्तीय वर्ष बैंक का अलग होगा, कंपनियों को वित्तीय वर्ष अलग होगा, है ना। तो बैंक का जैसे वित्तीय वर्ष है तो 31 मार्च से 1 अप्रैल का होता है, तो 1 अप्रैल से प्रारंभ होगा, है ना, तो प्रारंभिक स्टॉक ये कहलाएगा। और अंतिम स्टॉक क्या होगा, जैसे लास्ट में होगा ना, तो अंतिम स्टॉक के अंतर्गत आएगा ये। इसके बाद अगला जो टॉपिक है उसको देख लेते हैं। देनदार क्या होता है, देखो देनदार जो है ऐसा व्यक्ति, फर्म या संस्था जो माल अथवा सेवाओं का मूल्य नगद नहीं देता। व्यापार का देनदार ऋणी अथवा अधमर्ण कहलाता है। दूसरे शब्दों में व्यापार का कर्जदार अथवा ऋणी व्यापार का देनदार कहलाता है। इसके बाद देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, प्राप्यताएं। क्या होता है भाई प्राप्यताएं, तो किसी व्यवसाय में देनदारों तथा विपत्रों से प्राप्त होने वाली राशि को ही प्राप्यताएं कहते हैं। इसके बाद यहाँ पे फिर से आ गया देनदार, आ गया ना, देनदार को हमने समझा था, चलो यहाँ पे फिर से एक बार दिया है तो पढ़ लेते हैं। ऐसा व्यक्ति, फर्म या संस्था जिससे माल अथवा सेवाएं उधार प्राप्त की जाती है
व्यापार का लेनदार या ऋणदाता या उत्तमण कहलाता है। व्यापार में ऐसे व्यक्ति का स्थान उत्तम होता है, इसलिए इसे उत्तमण कहते हैं। इसके बाद है देयताएं। देयताएं क्या है? तो देयताएं जो है किसी व्यवसाय के देनदारों को दी जाने वाली राशि तथा स्वीकृत की गई विपत्रों पर देय राशि ही संयुक्त रूप से देयताएं कहलाती हैं। तो इस तरीके से ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसके बाद सिर्फ 2 टॉपिक बचा है, 1.19 है ना, और दूसरा है 1.20। सिर्फ 2 टॉपिक है जो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसे कंप्लीट कर दूंगा।